नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। छत्तीसगढ़ में मिशन 11 की तैयारियों में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल जुट गए हैं। इसके लिए दोनों ही प्रमुख राजनीतिक पार्टियों ने तैयारी भी शुरू कर दी है। बीजेपी जहां मोदी की गारंटी को साकार कर छत्तीसगढ़ की जनता को संदेश देने की कवायद में लगी है, तो वहीं कांग्रेस राहुल गांधी की न्याय यात्रा से प्रदेश के 5 लोकसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के रुख में हवा बदलने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत राहुल गांधी की न्याय यात्रा का रोड मैप भी तैयार किया जा रहा है। तो देखना यह है कि दोनों ही दलों की तैयारी में कौन अव्वल रहता है और कौन जनता के बीच संदेश पहुंचाने में सफल होता है। तो आज छत्तीसगढ़ में मिशन 11 पर करेंगे बातचीत, लेकिन इससे पहले पेश एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में विधानसभा का रण फतेह करने के बाद अब बीजेपी ने 24 की तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी जोर शोर से अपने चुनावी वादों को पूरा करने में जुटी हुई है, जिससे जनता के बीच वो ये संदेश पहुंचा सके कि उन्होंने जो वादा किया उसे निभाया भी। सत्ता की कमान संभालते ही राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अलावा दोनों उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा करने में जुट गए हैं। पहले तो उन्होंने बीजेपी के घोषणा पत्र की प्रति राज्य के मुख्य सचिव अमिताभ जैन को सौंपी और वादों को कैसे पूरा किया जाए इसका खाका खींचने के निर्देश दिए। एक तरफ जहां घोषणा पत्र के अनुसार नई सरकार ने कदम आगे बढ़ाने की तैयारी कर ली है, तो वहीं दूसरी ओर पहले ही कैबिनेट में आवासहीनों को 18 लाख से अधिक आवास मुहैया कराने को मंजूरी दे दी गई। कुल मिलाकर नई सरकार ने अपने वादों को पूरा करना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि ये काम लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तेजी से किए जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी लगातार दावे कर रही थी 75 पार। उनके दावे आपने देखे हैं और पिछला लोकसभा चुनाव हमने कांग्रेस की सरकार बनने के लगभग 4 महीने बाद ही लड़ा और 11 में से 9 सीटें हमने जीती थी और इस बार 11 की 11 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। तो वहीं दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव की हार की मार से तिलमिला रही कांग्रेस अब छत्तीसगढ़ में मिशन 11 के तहत काम करने में जुट गई है। प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटों पर काबिज कांग्रेस ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। भारत न्याय यात्रा को लेकर भी तैयारी की जा चुकी है। खास बात यह है कि राहुल गांधी की यात्रा छत्तीसगढ़ भी आएगी और लगभग 5 दिन रहेगी। छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी की ये पहली यात्रा होगी। हालांकि इससे पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी, लेकिन वो मध्य प्रदेश से आगे बढ़ गई थी और छत्तीसगढ़ नहीं आई थी। लेकिन लोकसभा के मद्देनजर कांग्रेस यात्रा को बेहद अहम माना जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ में भारत जोड़ो न्याय यात्रा लगभग 5 लोकसभा सीटों को कवर करेगी। लोकसभा चुनाव मोदी जी की वादा खिलाफी के आधार पर लड़ा जाएगा। विशेष तौर पर 2014-2019 में जो उन्होंने वादा किया था कि 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, किसानों की आय दुगनी होगी, महिलाओं की स्थिति सुधरेगी, अच्छे दिन आएंगे, तो इन सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में जनता के बीच जाएगी। भारतीय जनता पार्टी मुगालते में है कि विधानसभा के समान उसकी छत्तीसगढ़ में लोकसभा में भी प्रदर्शन होगा। निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव में हम और बेहतर करेंगे। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम पूरी 11 की 11 सीटें जीतें। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के प्रति जनता में आक्रोश है और यह आक्रोश 2024 लोकसभा चुनाव में दिखेगा। एक बात तो साफ है कि मिशन 11 को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जी जान से तैयारियों में जुट गई हैं। लेकिन कौन अपनी इस कोशिश में कितना कामयाब होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो बीजेपी 4 महीने तक चलने वाले कार्यक्रम बना रही है। छत्तीसगढ़ में मिशन 11 को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपनी तैयारी कर रही हैं। आखिरी 2 महीनों में ताबड़तोड़ रैलियां भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जाएंगी। इसके अलावा साय सरकार घोषणा पत्र के वादों को पूरा करने में भी लग गई है। 2019 में कोरबा और बस्तर में हार गई थी बीजेपी। 2 सीटें कांग्रेस के कब्जे में हैं, जिसको अपने कब्जे में करने के लिए बीजेपी की प्लान और रोड मैप तैयार हो रहा है। इसलिए कोरबा और बस्तर की सीट के लिए खास प्लान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाया जा रहा है। हारी हुई सीटों के लिए माइक्रो मैनेजमेंट पर बीजेपी काम करने वाली है।
इसके अलावा बीजेपी का प्लान वोट शेयर बढ़ाने का भी है। विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार छत्तीसगढ़ में घोषणा पत्र के वादों के साथ ही साथ मोदी की गारंटी पर भी पूरी तरह से खरा उतरने की योजना बना रही है, जिससे जनता के बीच पैठ बनाकर वोट शेयर बढ़ाने पर काम किया जा सके। नए वोटर्स को जोड़ने के लिए 5000 जगहों पर भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम चलाने वाली है। महिला मोर्चा लखपति दीदी कार्यक्रम भी शुरुआत की जाएगी। जिस तरह से मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना को अपार सफलता मिली है, उसी को देखते हुए लखपति दीदी कार्यक्रम पर भी चर्चा अब शुरू की जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही मिशन 11 को लेकर अब पूरी तरह से संजीदा नजर आ रही हैं। अपनी अपनी पार्टी के द्वारा योजना बना दी गई है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अनुभव शुक्ला जी, प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा वासु शर्मा जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और अमिताभ कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वासु जी, आपके पास ही आऊंगी। जिस तरह से विधानसभा में जीत के बाद अब मिशन 11 को लेकर कामकाज की तैयारी हो गई है, घोषणा पत्र के वादों पर 18 लाख आवास से लेकर तमाम योजनाओं पर आप काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि 2 सीटें जो पिछली बार आपसे रह गई थी, उसको लेकर क्या कुछ तैयारी चल रही है और क्या इस बार आपके खाते में आ पाएंगी? क्योंकि कांग्रेस की भी तैयारी जोरदार है। जी, सबसे पहले तो इंडिया वॉइस के सभी दर्शकों को नमस्कार, सभी पैनलिस्ट साथी बैठे उनको भी मेरा नमस्कार जी। निश्चित तौर पे आप जिस दो सीटों की बात कर रही हैं, देखिए पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी ने 9 सीट जीती थी तो 2018 में कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत की सरकार थी। उसके बाद भी 4 महीने के बाद 9 सीट हम जीत के आए थे। लेकिन आज स्थिति दूसरी है। छत्तीसगढ़ की जनता ने 5 साल इनका काम देखा है, उसके बाद इनकी सरकार आज विपक्ष बैठी है, हम पक्ष में बैठे हैं। तो निश्चित तौर पर आप जिस 2 सीट की बात कर रही हूँ, हम तो ये कह रहे हैं हम 11 की 11 सीट जीत के आएंगे। उसका आधार भी है। आधार ये है क्योंकि मोदी का गारंटी का मतलब है गारंटी पूरे करने की गारंटी। देखिए इस देश में 70 सालों से ओडीएफ नहीं था, लोग खुले में शौच करने के लिए मजबूर थे। कांग्रेस इस देश में इतने साल राज की, लेकिन कभी इस तरफ सोच नहीं गई। लेकिन मोदी जी आए, 11 करोड़ शौचालय बना दिया। आज आप अगर देखेंगे, कोरोना महामारी से लोग जूझ रहे थे, पूरे देश वैक्सीन बनाने में लगे थे, लेकिन भारत तेजी से वैक्सीन करने वाला 2.5 डबल डोज करके अगर गिनती करे तो 250 करोड़ लोग से ज्यादा को वैक्सीन लगाने का काम किसी देश ने किया तो भारत ने किया। तो मुझे लगता है कि देश में अगर कोई अच्छा काम हुआ है, इसके बाद लगातार विकास कहीं देश में देखने को मिला है तो मोदी जी के कारण है। अपन 5 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा योजना की बात कर ले, आयुष्मान के तहत 4 करोड़ लोगों को आवास देने के लिए बात कर ले, और किसान सम्मान निधि की बात कर ले, तो मोदी जी ने जो कहा है वो किया है। इसलिए जनता मोदी जी की गारंटी को मानती है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में जब चुनाव में उन्होंने आए थे तो उन्होंने जनता से वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो 18 लाख आवास पहली कैबिनेट में पास कर देंगे। और आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने पहली कैबिनेट मीटिंग में जो कांग्रेस ने 5 साल तक रोके रखा, उसको पहली कैबिनेट में पास कर दिया। उसके बाद 2 बकाया 2 साल का बोनस जो कांग्रेस के प्रमुख जो घोषणा पत्र प्रमुख बिंदुओं में था कि हम आएंगे और 2 साल का बोनस दे देंगे, उन्होंने 5 साल नहीं दिया, हमने दे दिया। ठीक है वासु शर्मा जी, बिल्कुल। जी। तो जिस तरह से जीत कर आपकी सरकार वहां पर बनी है, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी ये भी है कि आपके रिपोर्ट कार्ड के आधार पर 24 की रणनीति आगे तय होगी और 24 में किस तरह की जीत मिलती है, ये जिम्मेदारी भी है। हमारे साथ कांग्रेस से अनुभव जी भी जुड़े हुए हैं। अनुभव जी, क्या लगता है आपको, पिछली बार जिस तरह का परफॉर्मेंस था, 2 सीटें आपके हाथ में जरूर आई थी, लेकिन विधानसभा के नतीजों के बाद आप जिस तरह से न्याय यात्रा करके 24 की तैयारी कर रहे हैं, उसमें क्या कुछ रणनीति है, कैसे आगे बढ़ाएंगे? प्रियंका जी, आपको और आपके सभी सम्मानीय दर्शकों को मेरा नमस्कार, साथ ही वासु भाई को भी मेरा नमस्कार और अमिताभ जी को भी मेरा सादर प्रणाम। देखिए, भारत की जो आज वासु जी की मैं बातें सुन रहा था, मैं बहुत हैरान होता हूँ। जब वो अभी बोल रहे थे ओडीएफ और वो स्वच्छ भारत अभियान की बात कर रहे थे, तो मैं उनको थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा उस बात पे कि अगर आपको नहीं पता तो 2014 के पहले उस योजना का नाम था निर्मल भारत अभियान। नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ योजनाओं का नाम बदला है। हाउसिंग फॉर ऑल जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये भी योजना पहले की चल रही है, जिसका उन्होंने नाम बदल के प्रधानमंत्री के नाम किया। उन्होंने हर योजना को अपने नाम किया, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया है। बहरहाल, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये मोदी की गारंटी की जो बात कर रहे थे, तो मुझे ये बहुत सरल सीधा सवाल है मेरा भारतीय जनता पार्टी से कि 10 साल से
आपकी डबल इंजन की सरकार है मध्य प्रदेश में। देश में 10 साल से सरकार है, मध्य प्रदेश में 20 साल से सरकार है। मुझे ये बताइए कि 2014 में जो नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था कि 2022 तक प्रत्येक हिंदुस्तानी को एक आवास मिलेगा और किसान की आय दुगनी हो जाएगी। बाकी राज्य छोड़ दीजिए, इन दो मध्य प्रदेश में आपकी 10 साल से डबल इंजन की सरकार है। क्या हर किसान की आय दुगनी हो गई? क्या हर एक नागरिक को वहां आवास मिल गया? क्या वहां 2 करोड़ नौकरियां मिल गई? क्या वहां 100 दिन में महंगाई कम हो गई? क्या वहां के लोगों को 15 लाख खाते में मिल गए? ये देखिए, बेबुनियादी बातें करना बहुत आसान है और भारतीय जनता पार्टी की तो ये रीति और नीति है, ये हम सब जानते हैं। बहरहाल, जिस मुद्दे पे आप बात कर रही थी, आपने जो सवाल किया, छत्तीसगढ़ की अगर अपन बात करें तो जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत होने वाली है, हमारे राहुल गांधी जी जो हम सबके नेता हैं वो उस यात्रा को लीड करेंगे और छत्तीसगढ़ में 536 किलोमीटर की वो यात्रा होगी। 7 जिलों से जाएगी और 5 लोकसभा सीटों से जाने की उसकी संभावना है। ये जो है, ये जैसे पहले हमने नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ हमने भारत जोड़ो यात्रा चलाई थी, जिसमें हमने लोगों को जोड़ा था नफरत के, भ्रष्टाचार के और नफरत की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी फैला रही है 10 साल से, उसके खिलाफ आज जो हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात कर रहे हैं वो सामाजिक न्याय के लिए है, वो राजनीतिक न्याय के लिए है और आर्थिक न्याय के लिए। अनुभव जी, लेकिन जिस तरह से विधानसभा के नतीजों के बाद मिशन 11 की आप बात कर रहे हैं, क्या कुछ परिवर्तन और चेंजेस किए गए हैं? क्योंकि अभी 3 दिसंबर को रिजल्ट आया और उसके बाद ठीक 3-4 महीनों के बाद यदि चुनाव होता है तो आपको क्या लगता है कि जनता अपने फैसले में बदलाव करेगी? यदि आपको याद ना हो तो बताना चाहूंगा कि इस प्रकार से बिरले नतीजे लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में आज से नहीं, हमेशा से आते रहे हैं। चाहे 2003-4 के चुनाव की बात हो, कोई हमारे पक्ष में भी हुआ है, कोई हमारे पक्ष में नहीं भी आया नतीजा। हर बार ऐसा हुआ है कि लोकसभा में नतीजे अलग पाए गए हैं और विधानसभा के चुनाव में नतीजे अलग पाए गए हैं। ऐसे तो कईयों बार हुआ है। लोग ये आकलन लगाते रहे हैं कि जिस प्रकार के रुझान और नतीजे विधानसभा में मिले हैं, लोकसभा में भी वैसे ही मिलेंगे। बिल्कुल ऐसा होना आवश्यक नहीं है। मैं आपको उदाहरण देता हूं कि 2003 के चुनाव भी यहाँ छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में कांग्रेस की पार्टी हारी थी, लेकिन 2004 में जो आम चुनाव हुए थे, जो इंडिया शाइनिंग को लेकर अटल बिहारी जी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने चुनाव लड़ा था, 2004 में यूपीए की सरकार बनी थी, कांग्रेस की सरकार बनी थी। तो ऐसी कोई बहुत अनोखी बात नहीं कर रहा हूं मैं, इसके बहुत साक्ष्य हैं। 2015 का दिल्ली का चुनाव भी आप उठा के देख सकती हैं और अन्य चुनाव भी हैं जो आप देख सकती हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी जी की लहर के बावजूद 2015 में किस प्रकार से लोकसभा से बदला हुआ रुझान विधानसभा में प्राप्त हुआ था। तो ये ऐसी कोई अनोखी बात नहीं है। इस प्रकार के नतीजे इस देश की जनता जो है, इस देश के नागरिक जो है, इस देश के जो वोटर हैं, वो बहुत जागरूक है और उस बात को बहुत समझते हैं अच्छी तरीके से कि कहाँ कैसे वोट देना है। और अभी इन्होंने जिस प्रकार से भरोसा कर लिया इनकी झूठे वादों पे, मोदी के झूठे वादों पे, इन्होंने मोदी की नहीं, लेकिन अनुभव जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 3100 रुपए, मुझे बात पूरी कर ले दीजिए। 3100 रुपए जो इन्होंने बोला था, 1000 प्रत्येक महिला को देने की जो बात करी थी, ये उन्होंने पूरा नहीं किया। जो बोनस की बात करी थी वो भी, मैं ऐसे हजारों लोग को जानता हूं जिनको बोनस नहीं मिला है। 2003, 2008 और 2013 के जो इनको वादे इन्होंने पूरे नहीं किए थे, राज्य की बात करूं तो 2014 और 2019 में केंद्र में जो इन्हें सरकार बनाई वो वादे पूरे नहीं किए। तो जनता वो चीज अब देख चुकी है, अब इनकी बातों में आने नहीं वाली है और 2024 के चुनाव में उनको पूरा करारी हार के साथ जवाब देगी। चलिए ठीक है, हमारे साथ अमिताभ जी वरिष्ठ पत्रकार भी बने हुए हैं। अमिताभ जी, जिस तरह से अनुभव जी और वासु जी दोनों के अपने अपने अलग अलग दावे हैं, अनुभव जी का कहना है कि फैसला पलट कर भी आ सकता है, जो कि कई राज्यों में देखने को भी मिला है। लोकसभा विधानसभा के वोटर्स की हम बात करें, लेकिन क्या लगता है आपको कि विधानसभा के चुनाव में, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की वहां पर सरकार थी, तो विधानसभा में ज्यादा उम्मीदें की जा रही थी कांग्रेस के लिए। अब ऐसे में ये जो मिशन 11 की बात की जा रही है और दोनों ही पार्टियां तैयारी कर रही हैं, किसकी दावेदारी आपको मजबूत नजर आ रही है? देखिए, ये बात सही है कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों अलग होते हैं। जनता उस दोनों चुनावों के दौरान अलग ढंग से चीजों को देखती है, इसमें दो राय नहीं है जी। उस लिहाज से भी अगर हम देखेंगे तो अभी जो प्रधानमंत्री की लोकप्रियता है देश भर में, जिसपे हर महीने लगातार जो सर्वेक्षण होते रहते हैं, तो अभी प्रधानमंत्री मोदी सबसे आगे हैं। उस लिहाज से भी आप देखिएगा तो भारतीय जनता पार्टी का बहुत जो है आगे है, पलड़ा भारी है उस लिहाज से जी। और ये जो तत्काल चुनाव हुए हैं उसमें जिस तरीके से कांग्रेस को मात मिली है,
उसका भी पता चलता है कि जो है कांग्रेस जो है वो पिछड़ रही है यहाँ पे। और आप देखिए अभी तक इन्होंने जो इनका विपक्षी गठबंधन है वो अभी तक जो है तय नहीं कर पाया है सीटों का बंटवारा, और भाजपा जो है चुनावी तैयारियों में लग गई है। तो उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस वहां कहीं ना कहीं पिछड़ी हुई है। कांग्रेस अभी तक तय नहीं कर पा रही है कि हम चुनाव लड़ने की तैयारियां कैसे करें, जो मुझे बहुत स्पष्ट दिख रहा है। और भाजपा जो है आप देखिए अभी पता चला है कि ये लोग हजारों के इसमें नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए भाजपा युवा मोर्चा जो है वो रैलियां करने जा रहा है, छोटी छोटी रैलियां करने जा रहा है। इनके प्रभारी भी बैठकें कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि इस चुनाव में जो चुनाव हो चुके हैं, बस्तर जो कि पिछले बार ये लोग हारे थे, मेरे ख्याल से बस्तर और क्या कहते हैं सरगुजा, कोरबा, ये दो सीटें ये लोग हारे थे। तो आपने देखा कि अभी पिछले चुनाव में बस्तर जो पहले चरण में जब वोटिंग हुई थी विधानसभा चुनाव में, तो वहां हम लोगों को ये स्पष्ट नजर आ गया था कि वहां भाजपा का पलड़ा भारी है और भाजपा वहां बहुत मेहनत कर रही है। और अभी फिर भाजपा जो है ना एकदम जिस ढंग से अपने युवा मोर्चा को भी लगा दिया और सारे लोग भिड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस से बहुत ज्यादा तेजी से ये लोग काम कर रहे हैं। और ताजा ताजा चुनाव में जो जीत मिली है ना, उससे कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ता है। तो कांग्रेस को भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि यहाँ पे भाजपा जो है वो इनको कहीं ना कहीं पछाड़ रही है और चुनाव की तैयारियों में आगे बढ़ नहीं, लेकिन कांग्रेस के जो तमाम प्रवक्ता हैं उनके द्वारा दावा किया जा रहा है, जैसे यूपी के प्रवक्ता के द्वारा भी दावा किया जा रहा था 400 पार की बात बीजेपी कर रही है, तो वो 425 की बात कर रहे हैं। और भले ही तैयारियों में और गठबंधन में सीट शेयरिंग में भी फैसला हुआ ना हो या ना हो, लेकिन उस बात की उम्मीद जरूर कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव से पलट नतीजे आते हैं हमेशा लोकसभा चुनाव में, तो उसकी पूरी उम्मीद है कांग्रेस को। इस पर क्या कहना है आपका? कांग्रेस को उम्मीद पर अब बिल्कुल नहीं चलना चाहिए कि उम्मीद पर देखिए इतनी बड़ी पार्टी जो है आज किस लेवल पे आ गई है। उम्मीद पर नहीं चल के इनको जमीन से जोड़ना चाहिए, इनके अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना चाहिए। जिस तरीके से भाजपा छोटे से छोटे चुनाव में इनका बड़े से बड़ा नेता जमीन पे जाके खड़ा होता, आपने देखा होगा अमित शाह पर्चा बांट रहे थे निगम चुनाव में हैदराबाद में जी। तो इनको समझना चाहिए कि भैया चुनाव लड़ने के लिए हमेशा इतनी ही तत्परता के साथ और हर स्तर के नेता को एकदम नीचे से नीचे जाके जनता से जोड़ना पड़ेगा। अब वो जमाना नहीं चलने वाला है कि आप बड़े साहब बन के बैठे रहे और लोग आपको वोट करते रहेंगे। जनता भी समझ रही है कि नहीं, हमें जो है जब कोई काम नहीं करता है तो उसे हटाना जरूरी है। और अब केवल जो है बड़े नाम और रिश्तेदारी और जाति और इसके नाम पे ही केवल वोट होगा। ठीक है, बिल्कुल। अनुभव जी, इनको बचना चाहिए। क्या कहना है इस पर आपका? बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। आखिरी जो लाइन कही अमिताभ जी ने, उससे मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि रिश्ते के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के आधार पे जनता वोट नहीं करेगी। और हम और आप सब जानते हैं कि इस आधार पे कौन सी पार्टी वोट मांगती है। बहरहाल जो मेहनत की बात कर रहे थे अमिताभ कुमार जी, उस पर मैं तृतीय सर की कुछ लाइनें कहना चाहूंगा। रश्मि रथी की, वो आप सभी जानते भी हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। हम आराम करने वालों में से नहीं, हम विघ्नों में रहकर काम करने वालों में से हैं। और बहरहाल ये जो इंडिया अलायंस की आप बात कर रहे थे कि अभी ये लोग एक्टिव मोड में आ रहे हैं और इनएक्टिव मोड में, तो इस पे भी मैं 2 लाइनों से जवाब देना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो तरीके और तौर हैं और कांग्रेस के जो तरीके और तौर हैं, वो 2 लाइनों में आपको बिल्कुल स्पष्ट बता दूंगा। मुझे और टिप्पणी की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। जो 2 लाइनें वो कुछ इस प्रकार हैं। चंपा के सारे फूल, चमेली की एक कली, मूर्ख की सारी रात, चतुर की एक घड़ी। और लेनिन जी ने यह भी कहा था कि देयर आर डेकेड्स व्हेन नथिंग हैपेंस एंड देयर आर डेज व्हेन डेकेड्स हैपन। बिल्कुल बिल्कुल अनुभव जी, लाइनें तो बिल्कुल सटीक है, लेकिन ये लाइनें यदि आप जनता को समझा पाए तो बेहतर होगा। जी जी, क्या कहना चाहेंगे वासु जी? देखिए, इसीलिए घमंडिया गठबंधन कहा जा रहा है इसको। सत्ता से चले गए लेकिन घमंड अभी भी इतना है। आप देखिए इनके उसमें, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं है, ये राहुल गांधी जी को रिलॉन्च करने की यात्रा है।
ये राहुल गांधी को रिलॉन्च कर करके थक गए हैं। आज से 15 बार लॉन्च कर चुके हैं, राहुल गांधी रिलॉन्च नहीं हो सके। इससे भारत जोड़ो यात्रा के बाद 11 विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें 8 में हार मिली है। इनको समझना चाहिए कि जनता ने क्या रिस्पॉन्स दिया, कांग्रेस पार्टी को पता लग गया। और ये बात करें तो लोकसभा और इंडिया गठबंधन की, अरे आपके नेता कौन है ये तो तय नहीं कर पा रहे हैं और सत्ता का ख्वाब देख रहे मान्यवर। पहले ये तो तय कर लीजिए कि आप चुनाव कहां से लड़ेंगे, ममता दीदी कितना सीट देंगे, अखिलेश यादव जी कितना सीट देंगे, फिर वो आप जम्मू कश्मीर चले जाएंगे कितना सीट देंगे, पहले ये तय कर लीजिए फिर चुनाव में लड़ने की जाइए मान्यवर। अभी आप लोग पहले ये तय कर नहीं पा रहे हैं और चुनाव में उतरेंगे बोलते हैं। तो जनता सब समझ रही है कि केवल और केवल अगर मोदी ही है जो देश का विकास कर सकता है, जो देश की प्रगति में योगदान देने वाला कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी। अनुभव जी जवाब दीजिएगा, नेता को लेकर बार बार ये कहा जाता है कि कई बार ऐसे चुनाव लड़े गए हैं जिसमें चुनाव के बाद में प्रधानमंत्री पद का चेहरा तय किया गया है, तो क्या इस बात को लेकर आप साफ है कि नेता चुनाव के नतीजों के बाद ही होगा या बातचीत नहीं हो पा रही है? देखिए, आप जिस देश में रहते हैं वो एक संविधान से चलता है। उस संविधान में संसदीय प्रणाली का चयन किया गया है, निर्णय लिया गया है। संसदीय प्रणाली क्या कहती है कि आप 500 550 विधायक और माफ कीजिएगा सांसद चुनेंगे और ये सांसद जब जाके संसद में बैठेंगे तो अपना नेता तय करेंगे। वो जो नेता तय करेंगे वो प्रधानमंत्री बनता है। ये प्रक्रिया आप अगर आपकी पार्टी और आपका गठबंधन और आपका जो प्रोसीजर है उसमें आप पहले से भी तय कर सकते हैं, लेकिन आखिर में अंततः आपको सदन के अंदर जाके ही तय करना होता है किसी एक व्यक्ति को अपनी लीडरशिप साबित करनी होती है। वासु जी अब मुझे बोलने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ, मुख्यमंत्री का चेहरा बताइए। ये आपकी आदत है, मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे बोलने दीजिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो कहना चाह रहा हूँ तो ये कहना चाह रहा हूँ कि ये किस तरीके से अपने आप को प्रचार और प्रसार करते हैं, सरकार की प्रणालियों को भी इस्तेमाल करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, न्यूज में आपने भी चलाया होगा कि केंद्र की जो रेलवे है उसने 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए खर्चे किए हैं कि मोदी की स्टेशन पे जाके सेल्फी पॉइंट बनाने के लिए। ये आरटीआई के जो अधिकारी ने पीआरओ होते हैं, इन्होंने ये जानकारी जनता को पहुंचाई। जब ये जानकारी उन्होंने जनता को दी कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार इतने करोड़ों रुपए खर्च उनकी खाली फोटो खिंचाने के लिए कर रही है, उनको वहां से निकाल दिया जाता है, बर्खास्त कर दिया जाता है। इससे क्या साबित होता है? आप क्रोनोलॉजी को समझिए, ये किस प्रकार की रीति और नीति का इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ झूठे वादों और झूठे प्रचारों के आधार अनुभव जी आपके मुख्यमंत्री का भी चेहरा चमकाने के लिए छत्तीसगढ़ में लाखों करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, प्रयास करते हैं। इसके भी प्रकाश डाल दीजिए। सामाजिक न्याय आज लाखों करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी के चेहरा चमकाने कांग्रेस पार्टी ने खर्च किया 5 साल में, लेकिन जनता नहीं चुका रही उसको। ये सब बात नहीं, ठीक है अनुभव जी, इस तरह के तो फिर आप छत्तीसगढ़ में भी तमाम मामले आ रहे हैं, जांच भी हो रही है, मां दंतेश्वरी कॉरिडोर में भी घोटाला घपला निकल कर आ रहा है, तो इस पे तो आप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। अमिताभ जी क्या कहना है इस पर आपका? नहीं, देखिए ये जो बातें ये लोग कर रहे हैं ना, इसमें दो राय नहीं है कि तो तरीका यही होता है कि इलेक्शन हो जाए और वो सांसद मिल करके अपना नेता चुनेंगे। लेकिन बात ये होता है कि हमेशा आप इसको पालन करते हैं क्या? नहीं करते हैं आप बिल्कुल पालन नहीं करते हैं। जब इंदिरा गांधी थी, जब प्रधानमंत्री जब नेहरू जी थे, जब राजीव गांधी थे, आप बिल्कुल नहीं पालन करते इन बातों का। आप सीधे अपने ये कर रहे होते हैं, तो ये खाली दिखाने वाली बातें कर रहे होते हैं। कांग्रेस के साथ अभी भी बहुत सामंती मिजाज है। दूसरी बात जो इन्होंने कही ना कि यात्रा निकालने वाली बात, मुझे लगता है यात्रा निकालना सही है राहुल गांधी के लिए, क्योंकि तब वो जमीन पर जाके लोगों से मिलते जुलते बातचीत करते हैं, उनको बहुत सी सही परिस्थितियां समझ में आती है और जनता के बीच जब जाते हैं तो जनता का कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप होता है अपने नेता के प्रति। तो ये एक अच्छी बात है जो पहले नहीं हो रही थी, जो वो कर रहे हैं। लेकिन अभी जो अभी समय है चुनाव की तैयारियों का, उस बीच में आप अगर इस तरह से यात्रा पे निकल रहे हैं, मतलब चुनाव से ध्यान भटकेगा लोगों को। और बहुत से बड़े नेता इनके जो होंगे ना, वो राहुल जी जब आ रहे हैं तो चूंकि इनके टॉप के लीडर हैं, तो उनके चुनाव के बजाय उनकी यात्रा की तैयारियों में उनको ज्यादा समय देना पड़ेगा। तो समय के लिहाज से मुझे लगता है कि जो उनके सलाहकार हैं ना राहुल जी के, वो बहुत गड़बड़ कर रहा है। मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ, वो बहुत उचित ढंग से इनको सलाह नहीं देते हैं। अब अभी जब आपको चुनाव में जाना है, चुनाव के हिसाब से काम करना है, तो आप जो है तैयारी, मतलब परीक्षा जब है और जब आपको मुख्य प्रश्न देखने हैं, रिवीजन करना है, उस समय आप ABCD पढ़ने चले जा रहे हैं। तो उस लिहाज से इसको माना जा सकता है कि ये उल्टा
कुछ असर डालेगी, लेकिन भविष्य के लिहाज से 2029 के लिहाज से अगर इस तरीके से लगातार राहुल जी यात्रा करते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को जनता से फिर जुड़ने में मदद मिलेगी और उसका लाभ देखने को मिलेगा, लेकिन अभी नहीं। अभी उनको ठीक है, तो आपका कहने का मतलब है कि यात्रा तो बेहतर है लेकिन टाइमिंग को लेकर यहाँ पर जरूर संशय है। ठीक है, आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। अनुभव जी, वासु जी और अमिताभ जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ में मिशन 11 को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं और विधानसभा नतीजों के बाद 2024 के चुनाव अब मुहाने पर खड़े हैं। देखना ये होगा कि जनता के बीच किसकी तैयारी ज्यादा रंग लाती है और कौन जीत के सिंहासन पर पहुंचने में कामयाब हो पाता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।